नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच कई घंटों तक चली बातचीत खत्म हो गई है। आज की बैठक में भी बात पूरी तरह से नहीं बनी, लेकिन 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। बैठक में किसानों की तरफ से 40 किसान संगठन के नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, जबकि किसान नेता इस बात पर अड़े रहे कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। इससे पहले 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौर की बातचीत से कोई रास्ता निकल आएगा। पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी, उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान वह समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं। हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने
आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। 4 बड़े इशू थे। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। पराली का विषय हरियाणा का है, बिजली का विषय पूरे देश का है। ये हमारे माइनर इशू हैं दोनों के दोनों। मेजर इशू हमारा है 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी का कानून। ये गंभीर विषय है, जब तक ये हल नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू। 2 इशू हमारे रह गए, एक एमएसपी वाला तो एक है 3 कानून वाला। ये दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी और आज बड़ी पॉजिटिव बढ़िया मीटिंग हुई, अच्छे माहौल में हुई है। उन्होंने हम लोगों का खाना खाया, हमने उनकी चाय पी है। आज अच्छे माहौल में जो मीटिंग हुई है, बड़े सकारात्मक माहौल में हुई है। उसमें 4 मांगे थी हमारी, खेती कानूनों को रद्द करना, एमएसपी और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित, उसको वापस लेना, और चौथा है पराली वाला। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है, और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? एमएसपी और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला। सरकार के साथ जी बातचीत हुई है उसका निष्कर्ष आपके सामने आ गया। 4 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी। सरकार ने जो बोला है हम उस पर विचार करेंगे, पर हमारा जो 3 कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी, जो ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी बनाना चाहते, हम उस पर आश्वस्त नहीं हैं। माहौल बहुत बढ़िया सी। 2 कानून सरकार ने वापस ले हैं और 2 कानूनों के लिए 4 तारीख मिति हुई है, इसलिए हम लीगल राय लेके 4 तारीख को सरकार के साथ बात करेंगे। और आज का माहौल बहुत बढ़िया था और सरकार ने 2 मांगे हमारी मान ली। किसान जब सरकार से मीटिंग के बाद बस में लौट रहे थे तो इंडिया न्यूज ने उनसे बात की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत में 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है और इस वक्त जो है किसान वापस निकल रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि जो सहमति बनी है, यानी कि नव वर्ष पर 50% की एक तसल्ली, 50% की एक खुशी जो है अब किसानों को मिली है। सर, आज बैठक हुई, बातचीत हुई, 2 जो अहम मुद्दे थे उन पर सरकार ने सहमति जताई। किस तरह से देखो, जो पहले ग्रेड की मीटिंग थी ना, उसमें वो पूरे अड़के खड़े थे। वो कहते भाई हम नहीं कुछ भी करेंगे। रोटी खाने के बाद में बात हुई, 2 कानूनों उन्होंने वापस ले ले। एक पराली वाला और बिजली बिल 220। और बिजली बिल जो 220 था उसमें हमको पहले पैसे देने पड़ने थे, और जो था अभी वो उन्होंने वापस ले लिया। पराली वाला जो 1 करोड़ का जुर्माना था वो भी खत्म कर दिया। 2 मांगे मान लिए, 2 मांगे अभी रह गई है। क्या लगता है वो भी सरकार मानेगी जल्द? आज जो मीटिंग हुई है बहुत बढ़िया सखावे माहौल से हुई है। जो सरकार का पहले अड़िया सा रवैया था उससे पीछे हटी है। जो 2 कानून, जो 2 ऑर्डिनेंस है, जो पराली वाला है जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना था, 5 साल की सजा थी, जो बिजली एक्ट 2020 था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो एमएसपी पे जो बात करते थे कमेटी बना लो, असं नहीं इनकार कर दिया। एमएसपी के 3 कानूनों के लिए 4 तारीख तय की है, 2 बजे का समा है। तो साडी संयुक्त मोर्चे वालों पुरजोर मांग है केंद्र को कि ये जो 3 कानून वापस लवे, एमएसपी से जो कानूनी वो बनावे, तो असी मोर्चा समाप्त करके घरों घर ही जाइए।
चार तारीख को अगली बैठक होनी है, क्या लगता है? दो मांगे मान लिए, दोनों पर कुछ सहमति बनेगी? और आप जो अब जा रहे हैं वापस 50% की एक तसल्ली और खुशी लेकर जा रहे हैं। हाँ, दो मांगी मांग ली है, ये जीत हुई है और आगे जो फाइनल जीत है उस वाले बढ़ रहे हैं। दूसरा हैगा कि असी ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर मार्च रखिया सी कल ਦਾ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। तो कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी आज कहीं ना कहीं वो जताई जा रही थी कि जो बैठक होगी उसमें से कुछ सकारात्मक निकलेगा, और आज निकला। 2 जो बड़ी मांगे थी किसानों की उस पर सरकार ने सहमति जता दी। अब अगली 4 तारीख जो है 4 जनवरी की वो तय की गई है, जब एक बार फिर से बैठक होगी और जो दो बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। नया साल किसानों के साथ इस नारे के साथ, इस तसल्ली के साथ कि 2 मांगे सरकार ने मान ली है और बाकी मांगों को भी सरकार जल्द मांगेगी। अब वापस जो है जो आंदोलनकारी किसान है सिंधु बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ राजवर्मा, विज्ञान भवन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकल जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। विनम्रता पूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लास बाई क्लास डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, अब पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए अंबाला मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। हरियाणा में स्थानीय चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए। इसमें कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा दिखा, लेकिन अंबाला जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का गढ़ माना जाता है और जहां कांग्रेस भी मजबूत रही, वहां जन चेतना पार्टी ने अपना परचम लहराया। ढोल नगाड़े के साथ जीत के जश्न की ये तस्वीरें कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। एक बड़ा उलटफेर करते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। ये नतीजा इसलिए अहम है क्योंकि अंबाला के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में लोगों ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का साथ दिया। जीत है, अंबाला वासियों की ही जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैडम आपके काम किए, काम करेंगे नारे पे आपको लगता है कि जनता ने विश्वास किया है? जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी की कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। किसान आंदोलन के बीच अंबाला नगर निगम का चुनाव बेहद रोचक रहा। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के सामने बीजेपी की उम्मीदवार वंदना शर्मा थी, जबकि कांग्रेस ने मीना अग्रवाल को मुकाबले में उतारा था। मुकाबला कांटे का लग रहा था,
लेकिन नतीजे में शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत सामने आई। इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा अंबाला की पहली महिला मेयर चुनी गई हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट अंबाला की जनता को दिया। और जीत जो है वो लोगों की जीत है अंबाला के, और हमें खुशी है लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना है। अमूमन देखा जाता है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया IMT का, रोजगार की बात की आपने, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े चुनावों में देखे जाते हैं, लेकिन इस निगम चुनाव में जिस तरह से क्या कनेक्ट कर पाए। समझते हैं कि ये चुनाव छोटा है, 1,87,000 वोट है, कैसे समझते हैं कि चुनाव छोटा है? बड़ा चुनाव है, ये भी पूरे अम्बाले की कंस्टिट्यूएंसी की वोटिंग हुई है। तो ये भ्रष्टाचार पर चोट माने इसको ईमानदारी की सरकार? देखो, हम अपने लिए कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो भ्रष्टाचार खत्म होता ही है। अंबाला से 2 बार विधायक रहे विनोद शर्मा की पार्टी ने नगर निगम चुनाव में रोजगार और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। इसके अलावा शहर में साफ सफाई को बेहतर करने का वादा किया। शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश देखते ही बन रहा है। शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी का जो परिवार है वो हमेशा अंबाला की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरता आया है, और इस बार भी शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी ने जो चुनावी वायदा किया था अंबाला की जनता से, उसके ऊपर 100% खरा उतरेंगे। इधर जीत का ऐलान हुआ, उधर हरियाणा जन चेतना पार्टी में जश्न की लहर दौड़ गई। शक्ति रानी शर्मा और विनोद शर्मा के साथ उनके पूरे परिवार ने रोड शो किया। बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों के साथ ये रोड शो शहर के मुख्य इलाकों से गुजरा। अब आप देख सकते हैं एक बड़ा काफिला मोटर बाइक्स पर, उसके पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं जिस पर खुद मेयर शक्ति रानी शर्मा, अंबाला की नवनियुक्त मेयर और पहली महिला मेयर जो है शक्ति रानी शर्मा, यहां पर आप देख सकते हैं। आप जो उनके साथ उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा यहां पर मौजूद हैं, जो कि लगातार प्रचार को आगे बढ़ाए हुए थे। एक एक दरवाजे पर वो गए, वोट उनकी ओर से मांगा गया, ना केवल उनके द्वारा बल्कि परिवार के तमाम सदस्य। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, इसके साथ साथ पुत्र वधुओं की बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा, प्रीति शर्मा व साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा व सिद्धार्थ शर्मा जो है लगातार जनता के बीच में थे। एक समन्वय बनाया गया बदलाव के लिए। अब जो है जो बदलाव है वो आप यहां पर देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। एक लंबा काफिला, एक लंबा जन समूह यहां पर जो है वो देखा जा सकता है। अंबाला के नगर निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि कुल 20 पार्षदों में से हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7 पार्षद जीते हैं, वहीं बीजेपी के 8 पार्षद और कांग्रेस के 3 पार्षद चुने गए हैं। पार्षद की 2 सीटें हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली हैं, यानी पार्षदों के लिहाज से भी हरियाणा जन चेतना पार्टी बीजेपी से सिर्फ 1 सीट कम है, जबकि कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई। और अब खबर बिहार से, जहां पर एनडीए में तनातनी की खबर के बीच आरजेडी नेता के एक दावे से माहौल गर्म हो गया। श्याम रजक ने दावा किया कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। आरजेडी पर पहले भी आरोप लगा है कि वो एनडीए की सहयोगी पार्टियों पर चारा डाल रही है। लेकिन इस बार दावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बारे में किया गया। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने वाले श्याम रजक ने दावा कर दिया कि जेडीयू के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दिल्ली के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण, तो ये सारी चीज आ रहे हैं। इससे पहले उदय नारायण चौधरी ने सीधे नीतीश कुमार को ऑफर देकर माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी को सीएम पद के लिए समर्थन दें तो आरजेडी नीतीश को पीएम पद के दावेदार के तौर पर समर्थन देगी। लेकिन इसके उलट श्याम रजक ने जेडीयू में फूट के संकेत दे दिए। कहा कि बिहार सरकार में बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी की वजह से जेडीयू के कई विधायक परेशान हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जवाब में कहा कि कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है तो बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम रजक ने साफ कहा कि इंतजार जेडीयू के 25 विधायकों के पार्टी छोड़ने का है ताकि उन पर दल बदल का कानून लागू ना हो। हालांकि एनडीए के नेताओं ने इसे श्याम रजक का ख्याली पुलाव बताया है।
खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कमिश्नरी बनने के बाद नोएडा पुलिस ने शानदार काम किया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एक आयोजन के जरिए मीडिया को यह बताया कि कोरोना के मौजूदा दौर में लोगों का भरोसा जीतने और नोएडा जैसे आर्थिक केंद्र में हालात बेहतर रखने के लिए उनके महकमे ने कितना कुछ किया। इस आयोजन में नोएडा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने आगे की योजना और रणनीति को साझा किया। इस तरह का संबंध बेहतर तो है, लेकिन कम देखा जाता है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह अपने आला अधिकारियों के साथ मंच पर थे और सामने पत्रकार थे। जैसा आप सभी अवगत भी हैं, लेकिन आई थॉट कि आई जस्ट जॉग योर मेमोरीज कि जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा इकोनॉमिक कैपिटल गौतम बुद्ध नगर और पॉलिटिकल कैपिटल लखनऊ में एक नए पुलिस एक्सपेरिमेंट की परिकल्पना की और उसके संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 2 कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश में लागू की गई। नोएडा पुलिस आज की तारीख में कैसे काम करती है और महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। जितने भी हेड्स हैं मोरलेस सभी में हमारा अपराध कम हुआ है। कुछ हेड्स को छोड़ के एक डाउरी डेथ में हमारा थोड़ा बढ़ा है और बाकी जो 363-66 वाला उसमें लगभग। नोएडा पुलिस ने अपने करीब साल भर की कमिश्नरी वाली व्यवस्था में अपराध पर खासी लगाम लगाई है। ये एक बेहतर संकेत दिखा। 11 और थाने और 2 चौकियां जो गौतम बुद्ध नगर में और जो हमारा फ्यूचर एरिया है, जहां पर जेवर की तरफ जहां हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर हम 11 थाने और 2 पुलिस चौकियां और स्थापित करेंगे। इससे हमारा मानना है कि एक इंक्रीज नंबर से, इंक्रीज प्रेजेंस से हम जो पुलिस की सेवाएं हैं वो सुगमता से लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। नोएडा में सर्विलांस बढ़ाने, साइबर क्राइम के लिए नेटवर्क के मजबूत करने और गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा पहुंचाने जैसी योजनाओं की जानकारी भी इस मंच से दी गई। और अब बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादी हमला हुआ। कठुआ में मंदिर पर आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड फेंका। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास झंडी मंदिर पर यह ग्रेनेड फेंका गया है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों ने मंदिर के ऊपर ग्रेनेड फेंका। अब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, जहां आतंकवादी या तो सुरक्षा बलों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते थे या भीड़ भरे चौराहे पर, लेकिन पहली बार किसी मंदिर के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया गया।